हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत कुमार। तो प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, चलिए हम आज मनोविज्ञान के बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 100 प्रश्न, 120 के लगभग में प्रश्न हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना अपना कॉपी पेन नोट्स बुक निकाल लें और क्वेश्चन को भली भांति समझें और लिखें और उसको अपने मस्तिष्क में हमेशा सजाए रखें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन से। आज का प्रथम क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में, पाठशालाओं होता है दोस्तों, पाठशालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां क्या क्या है। यहाँ शालाओं का अर्थ हुआ पाठशाला हो, कोचिंग हो, शिक्षण संस्थान हो। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां क्या क्या हैं। परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। उपलब्धि निर्भर करती है, उपलब्धि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। डैश डैश दिया हुआ है दोस्तों, में वीरता व साहस की भावना अधिक होती है किसमें? यहाँ पूछा जा रहा है कि वीरता व साहस की भावना अधिक किसमें होती है दोस्तों? महिला में तो हो नहीं सकती। महिला के सामने आप एक ककरोच छोड़ दीजिए, चींटी छोड़ दीजिए, गिरगिट छोड़ दीजिए, देखिए वो कैसे कैसे डरती है। पुरुष क्या करते हैं, इसे हाथ में उठा के उसको फेंक देते हैं। तो वीरता व साहस की भावना किसमें अधिक होगी? तो पुरुष में। स्नेह, दया, ममता, लज्जा आदि गुण हार्दिक होते हैं किसमें? ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आप सिंपल बात ले लीजिए, चिकन दुकान पे आप जाते होंगे या जहाँ बकरा कटता है उस दुकान पे जाते होंगे। उस उस दुकान पे आपको पुरुष के अलावा स्त्रियां नहीं मिलेगी, क्योंकि स्त्री में क्या होती है? दया होती है, ममता होती है, स्नेह होती है। तो क्या करेंगे, ऐसे चिकन को पकड़ के मर्द फट से काट देंगे, बकरा को हलाल कर देंगे। लेकिन महिला से ये काम संभव नहीं है। तो इसमें स्नेह, दया, ममता, लज्जा आदि गुण क्या होते हैं? स्त्रियों में होते हैं। सामाजिक बहुबुद्धि की सिद्धांत, सामाजिक बुद्धि की सॉरी दोस्तों, सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से डैश डैश अग्रणी है। सामाजिक बुद्धि जो होती है दोस्तों, ये किसमें होती है? ज़्यादा महिला में होती है। सामाजिक बुद्धि की दृष्टि सबसे अग्रणी है, महिला है हमारी। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों की किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद इस प्रकार किया कि मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर हो? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद इस प्रकार से किया है कि मानसिक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से अस्थिर है? डॉक्टर साहब थे जिन्होंने ये कथन कहा है। संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के डैश डैश के लिए क्या होती है? समस्या होती है। संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के समायोजन के लिए समस्या होती है दोस्तों। बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की डैश डैश भिन्नता का पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की किसका पता लगाया जाता है? मानसिक भिन्नता का पता लगाया जाता है दोस्तों। किस परीक्षण में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय निर्णय विधि, कर्म निर्धारणी, परीक्षम प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तित्व भिन्नताओं का पता लगाया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपकी योग्यता नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं दोस्तों। किस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचि तथा रुझान का पता करके व्यक्ति की विभिन्न भिन्नताओं का पता लगाया जाता है? अभिरुचि परीक्षण। किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों, अभिवृत्ति परीक्षण में ऐसा होता है, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा। तो हमारे साथियों, आप एक टीचर ट्रेनिंग टीचर सपना देख रहे हैं, टीचर बनने के इच्छुक हैं, तो दोस्तों मैं आपको बीच में ही कहना पा रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में मैं आपके बीच लाऊंगा और हर प्रश्न अपने आप में मूल्यवान है।
तो छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? अभिवृत्ति परीक्षण। छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशलों का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल, और यहाँ क्या है दोस्तों, ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है, और यहाँ कौशलों का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? निष्पत्ति परीक्षण हो या अभिवृत्ति परीक्षण हो, दोनों में आप लगा सकते हैं दोस्तों अपना निशान। किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि समाज शास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए? जॉन डेविस साहब कहते हैं कि समाज शास्त्र में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान का होना शिक्षा में क्या अनिवार्य है? कौन कहते? जॉन डेविस साहब। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? नवाचारों का प्रयोग। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? नवाचारों का प्रयोग करना। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने का कला है। यह कथन कौन कहा था? प्रेरणा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन साहब हमारे कहे थे। गेरेट के अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत। अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेविन, न्यूकॉम्ब और बर्डीमर साहब ने। बर्डीमर होगा दोस्तों। अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेविन, न्यूकॉम्ब और बर्डीमर साहब। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? मैकक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? मैकक्लीलैंड ने। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है क्योंकि वह क्या होता है? चिंतनशील होता है। मनुष्य के अलावा आपको लगता है कि कोई भी प्राणी चिंतन करते होंगे? बहुत ऐसे प्राणी हैं जो चिंतन करते हैं, लेकिन मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्राणी है जो चिंतन करते हैं। चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। चिंता एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक प्रकार का क्या है? अप्रकट व्यवहार है। चिंतन क्या है? एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। चिंतन अगर मानसिक प्रक्रिया है और क्या है? अप्रकट व्यवहार है। चिंतन आप करते हैं तो आपकी चिंतन जो है, जो भी आप चिंतन करते हो, प्रकट नहीं हो रहा है कि आप क्या चिंता कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को क्या कहते हैं? आंतरिक संभाषण। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। चिंतन हमारी क्या है? आंतरिक संभाषण है, जो अपने आप में हम सोचते हैं, अपने आप में बोलते हैं, क्या करें, कैसे होगा, कब होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? चिंतन आंतरिक संभाषण है। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यथार्थवादी चिंतन। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, यथार्थवादी चिंतन में। ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, क्या कहलाता है? यथार्थवादी चिंतन। ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, क्या कहलाता है? यथार्थवादी चिंतन। काल्पनिक विचार एवं इच्छा भी यथार्थवादी चिंतन, और वास्तविकता का संबंध, जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण है कठिनाइयों को अनुभव करना। जब तक दोस्तों हमें कठिनाइयाँ न होती है, सिंपल बात, अभी गर्मी का समय चल रहा है, आपको गर्मी का एहसास होगा, सर से तन से पसीना निकलेगा, तो आप क्या कीजिएगा? पहले आप अनुभव किए गर्मी कैसा होता है। हमारी गर्मी होती है तो हमारे तन से पसीना गिर रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसके समाधान के लिए आप क्या कहते हैं? फैन लगा लेते हैं या हैंड फैन यूज करते हैं। तो क्या होता है? समस्या पहले हुई, उसके समाधान करने के लिए क्या करते हैं? पहले हम उसकी अनुभव करते हैं। आखिर ये समस्या अनुभव हमको सिखाता है कि हमें गर्मी लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अधिगम की अन्वेषण या खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? अधिगम की अन्वेषण या खोज विधि के प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग साहब हैं। अन्वेषण विधि आधारित है। अन्वेषण विधि किस पर आधारित है? अन्वेषण विधि है करके सीखो। करके सीखो क्या है? अन्वेषण विधि आधारित है करके सीखो पर। अनुभविक अधिगम है क्या?
अनुभविक अधिगम क्या है? बालकों के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम। अनुभविक अधिगम क्या है? बालकों के अनुभवों के माध्यम से घटित अधिगम। कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? सृजनात्मक चिंतन को क्या कहा जाता है? आगमनात्मक चिंतन। यहाँ दोस्तों आगमनात्मक चिंतन जो है वो सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को परख लेता है? आलोचनात्मक चिंतन। जब किसी भी बात, किसी भी दोस्तों घटना को क्या करते हैं लोग, पहले सच्चाई स्वीकार करने से पहले क्या करते हैं, उसको परखते हैं, उसके दोष या गुण को क्या करते हैं, परखते हैं। उसको कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। जॉन डेवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा? जॉन डेवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा? तार्किक चिंतन को जॉन डेवी साहब क्या बोले? विचारात्मक चिंतन। तो विचारात्मक चिंतन को हम क्या कर सकते हैं? तार्किक चिंतन भी कह सकते हैं। चिंतन की क्रिया को किसके माध्यम से उत्तेजना मिलती है? चिंतन की क्रिया को किसके माध्यम से उत्तेजना मिलती है दोस्तों? प्रतिबोधन के माध्यम से। प्रतिबोधन के माध्यम से चिंतन की क्रिया को उत्तेजना मिलती है। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? व्यक्ति के पूर्ण अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? प्रतिमा के रूप में। जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे हम चिन्ह कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं किसमें? स्वयं अपने में। जो अंतर्मुखी होंगे, स्वमुखी होंगे, वो आदमी अपने काम से मतलब रखेंगे, अपने खुशी से मतलब रखेंगे, दूसरे की खुशी उसकी खुशी नहीं, बल्कि यहाँ अंतर्मुखी है, अंदर की बात। अंतर्मुखी यानी अंदर की जो अपने आप में अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसको आप स्वार्थी इंसान कहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व उसको कहे जाएंगे जो कि स्वार्थी होते हैं, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपने में रहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? स्वयं अपने में अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले रुचि रखते हैं स्वयं अपने में। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? डेशियल साहब के अनुसार। डेशियल साहब के अनुसार व्यक्तित्व के संगठित व्यवहार का पूर्ण चित्र होता है। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किया? बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन साहब ने क्या किए? व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? विलियम जेम्स साहब। आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि रखने वाला व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। अब दोस्तों अंतर्मुखी वाला व्यक्ति हो गया, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसको स्वार्थी मनुष्य कह सकते हैं आप। और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होते हैं जिसमें ज्ञान होगी, साहित्यिक रुचि होगी, जो अपने ही जैसे सब पशु पक्षी मनुष्य जीव को समझते हैं, वो इंसान बहिर्मुखी कहलाते हैं। व्यक्तित्व को उसके सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व को उसके सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं जुंग साहब। जुंग साहब क्या किए? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी वर्गों में विभाजित किए हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देते हैं उसे क्या कहते हैं? बंद प्रश्नावली। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, हाँ या नहीं, उसमें हाँ या ना में जवाब है दोस्तों, उसे कौन सा प्रश्नावली कहेंगे? बंद प्रश्नावली। व्यक्तित्व के किस पहली का व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? पहलू होगा दोस्तों, व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? क्रियात्मक पहलू का। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है? मानदंड मूल्यांकन है। मानदंड मूल्यांकन में क्या होता है? व्यक्तित्व मापन की विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है।
व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसके आधार पर लिखी गई कहानी विश्लेषण द्वारा व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है? प्रक्षेपण विधि। दोस्तों एक ट्रेनिंग होता है एसएससी सर्विस सिलेक्शन सेंटर। तो एनसीसी के थ्रू हम लोग ने गया था भोपाल में। तो मेरी तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, और जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे इसी प्रकार हुआ था। क्या किया था कि चित्र 30 सेकंड के लिए चित्र आया, फिर उसके बारे में कहानी लिखना था दोस्तों। तो 30 सेकंड के लिए चित्र आ गया बोर्ड पे, प्रोजेक्टर पे आप देख लीजिए चित्र में क्या हो रहा है, और हमेशा उसका आंसर जो है पॉजिटिव में देना अनिवार्य किया गया था। नेगेटिव में अगर देते हैं किसी भी बात को, कभी भी दोस्तों नेगेटिव में आंसर नहीं देना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसके आधार पर लिखी गई कहानी विश्लेषण द्वारा व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है? प्रक्षेपण विधि। शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक है क्रेस्मर और शेल्डन साहब। क्रेस्मर और शेल्डन साहब ऐसे हैं जो कि शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। करेक्टर एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वुडवर्थ के अनुसार। करेक्टर एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक वुडवर्थ साहब लिखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है कि किसकी लिखावट स्मरण शक्ति की भाषा सबसे अच्छी होती है? जैसे सामाजिक गुण सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्त्रियों में। लज्जा, शर्म, दया, करुणा की भावना किसमें होती है? स्त्रियों में। और सबसे अच्छा लिखावट किसका होता है? स्त्रियों की। स्त्रियों की लिखावट बहुत अच्छी होती है दोस्तों। डॉट डॉट में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक होता है किसमें? स्त्रियों में होता है दोस्तों। स्त्रियों में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक होता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, मैं खुद अपने आप पे मतलब बहुत ऐसे मतलब प्रयोग किया हूँ कि स्त्रियों की यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन सेट करा था, मुझे खुद अपने आप में सोच आई थी, अगर स्त्रियों में हर चीज कर सकती, हर चीज करने का सोच होता तो खैर छोड़िए दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों के बीच नहीं लाऊंगा, थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है। दोस्तों आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ है दोस्तों, किसमें तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक होता है? दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर में डिफरेंस है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा पुरुष और स्त्री दोनों में होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पुरुष आएगा तो पुरुष दे सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप क्वेश्चन दोनों का सेम है, पुरुष और स्त्री दोनों में होता है। डॉट डॉट में कल्पना की मात्रा सबसे अधिक होती है शैशव काल में। कल्पना की मात्रा सबसे अधिक। कल्पना का अर्थ यहाँ हुआ दोस्तों कि जब आप शैशव काल में रहिएगा तो कल्पना जो होती है काफी मात्रा में अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 60 वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार 60 वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होने लगता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे विशेषता क्या होती है? उसका उत्तर क्या होता है? एक ही होता है। उसका उत्तर एक ही होता है। 3 आंसर गलत होगा, एक आंसर सही हो। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, चार चार आपका ऑप्शन दिया जाता है, उसमें एक आंसर सही होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सापेक्ष। मूल्यांकन का उद्देश्य हमेशा सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं हो सकता है, सापेक्ष होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया था? मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया था? जॉन बी एस ब्लूम साहब। जॉन ब्लूम साहब या बी एस ब्लूम साहब आप कह सकते हैं। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मूल्यांकन से। कोई भी वस्तु या कोई भी बच्चे का या विद्यार्थी का, बालक का आप मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार करेंगे? पहले उसके बारे में जानेंगे। इसका निर्णय किया था मूल्यांकन से। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही अधिकतम। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही अधिकतम। छात्रों में रखने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु
कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकथाम हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? समस्याओं के कारण ही सही पहचान करना। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर हैं। परंपरागत शिक्षण विधि है क्या? व्याख्यान विधि। आप प्राचीन युग में चले जाइए, उस समय लेखन विधि द्वारा पढ़ाई नहीं होती थी, उस समय व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाई होती थी। एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। कक्षा संचालन तब अच्छा होता है जब छात्र क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। जब शिक्षक से छात्र प्रश्न पूछते हैं तो होता है शिक्षक को भी बताने में और पढ़ाने में मन लगता है और वो कक्षा शिक्षण बहुत अच्छा लगता है। वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है। वह विधि जो देखकर सीखने पर सिद्धांत आधारित है निरीक्षण विधि कहलाती है। स्कूल से भागने वाले स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि क्या है? केस स्टडी विधि। दोस्तों हमें भी याद है, मैं भी कभी स्कूल से भागा करता था, तो उस समय अगर मेरे ऊपर केस स्टडी विधि लगाया जाता तो आज हम भी कुछ अच्छे पढ़े लिखे होते, क्योंकि बचपन में दोस्तों पढ़ने में मन उतना लगता नहीं है। बचपन में खेल कूद इधर उधर फालतू का गप्पा, बगीचा में घूमना, खेत घूमना, फील्ड घूमना, क्रिकेट खेलना, बैट बॉल खेलना, ये सब क्या है? स्कूल में बचपनापन जब किशोरावस्था तक में होती है उसमें पढ़ने का मन नहीं होता है। पढ़ने की इच्छा तो तब जागृत होता है जब आप ऑनर्स में घुसते हो, तब होता है कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, दुनिया को कुछ दिखाना है। तो स्कूल से भागने वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? केस स्टडी विधि द्वारा ज़्यादा ध्यान देके पढ़ाना चाहिए। बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है किससे? मातृबोली के रूप में। मातृबोली के रूप में। छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। कितना देना चाहिए? संतुलित। ये नहीं कि दोस्तों आज हम इतना पढ़ाए और एकाएक विद्यार्थी को बोझ दिए तुम लोग को इतना करना। ऐसा नहीं करना चाहिए, संतुलित देना चाहिए। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आप ऐसे कहेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। कैसे कहेंगे? अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऐसे बोलना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? जब कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बच्चों से बातचीत करेंगे, उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर पाने वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? इकाई योजना। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? इकाई योजना बनाया जाता है। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रव्य दृश्य सामग्री। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। हमारा उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? मिस हेलन पार्क हस्ट साहब ने। डाल्टन शिक्षण विधि मिस हेलन पार्क हस्ट ने किया था। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया कब? 2005 में। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह मत किसका आयोग का है? किस आयोग का है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? यह कथन किस आयोग का है? कोठारी आयोग का। आगमन विधि में छात्र अक्सर होता है। आगमन विधि में छात्र अक्सर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर, सॉरी दोस्तों, आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन में समान से विशिष्ट की ओर। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि क्या है? बाधा दूर करना। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है
बाधा दूर करना। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील प्रक्रिया। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया। कुसुमायोजित व्यक्ति का लक्षण है मन व बुद्धि और अस्थिर। कुसुमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है मन व बुद्धि और अस्थिर होता है। दमन एवं समन प्रकार है। क्या है? रक्षा युक्ति का। दमन एवं समन प्रकार क्या है? रक्षा युक्ति के प्रकार है दमन एवं समन। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है प्रतिगमन का। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है प्रतिगमन का। एक बच्चा, एक छोटा बालक जिसके उसके एक साथी ने पीट दिया। एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगता है। घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगता है। यह बालक के प्रति रक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है, वह कहलाती है प्रतिस्थापन। एक बालक अपने दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? दमन। एक बालक अपने दुख भरी परिस्थिति को क्या करते हैं? भुला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? बोरिंग लेगफील्ड बेल्ट साहब का। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? बोरिंग लेगफील्ड साहब का। अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है? सहनशीलता। दोस्तों, सहनशीलता में दो वर्ड है, सहन और शीलता। आप कहीं भी जाइएगा, अपने शहर से, अपने गांव से दूर, अपने देश से दूर, वहाँ करने अपने समायोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत तरह का कष्ट होगा, तो क्या कीजिएगा? पहले आप सहन करना पड़ेगा और अपने आप में शील गुण विचार कर लाना पड़ेगा, सहनशीलता लाना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका समायोजन हो पाएगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? बाधा निराकरण। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि क्या है? बाधा निराकरण। किशोरों में द्वंद्व भरने का मुख्य कारण क्या है? द्वंद्व होगा दोस्तों। किशोरों में द्वंद्व भरने का मुख्य कारण क्या है? अवसरों के प्रतिकूलता। जिस प्रकार अवसर है उसके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल चलने का जो क्या है, उससे क्या होगा? द्वंद्व होता है। पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता है मनोवैज्ञानिक। पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता क्या है? मनोवैज्ञानिक। पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है? पिछड़ापन बालक सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब कारण आवाज में रुकावट आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप लोगों के बीच उसी प्रकार बोल्ड आवाज में लाऊं। और हमें नहीं लगता है कि नॉर्मल पढ़ाई करने से ही, चिल्ला के पढ़ाई करने से अच्छा नहीं होता है। कोई भी बात सीखने के लिए एक अभी मैंने बताया कि सहनशीलता लाना अनिवार्य है, तो उसी प्रकार सहनशीलता के साथ आप लोग पढ़िएगा। पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है? मंद गति। ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के पास परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो क्या होगा? उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। अब जैसे सिंपल बात में समझ लीजिए दोस्तों, मेरे पापा कारपेंटर हैं। कारपेंटर है, हम लोग ने कभी कारपेंटर का काम नहीं किया, लेकिन गुण क्या होगा? प्राकृतिक गुण, हमें वो काम आता ही होगा और आता भी है, और उस काम में हम बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं और बना भी सकते हैं, कोई फर्नीचर का वर्क कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारी परवरिश अगर किसी ग्वाले के घर में होते तो मैं क्या करता? भैंस का सींग पे बैठा रहता और हाथ में रस्सी लेके आज इसका फसल को बर्बाद करता, कल इसका फसल। तो दोस्तों, जो भी ग्वाले हैं बुरा नहीं मानिएगा, बस सिर्फ एक आप लोगों के लिए कॉमिक दिए मुस्कुराने का। प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। यह प्रतिभा संपन्न का कौन सा सिद्धांत है? गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 108 है तो वह बालक क्या है? सामान्य है।
क्योंकि 90 से 110 के बीच जो ही बच्चे होंगे तो उसकी बुद्धि क्या होगी, सामान्य बालक में गिनती होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन आया, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के मध्य में, 90 से 110 के बीच में जो ही बालक होंगे उसका बालक की बुद्धि लब्धि क्या कहलाएगी, सामान्य बालक। फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्राइड साहब, सिगमंड फ्राइड। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, कभी इधर कभी उधर। बाल्यावस्था में एक मुखी नहीं होती है, बहिर्मुखी होती है। वो किसी का हेल्प भी कर सकते हैं तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। विशिष्ट बालकों के लिए डॉट डॉट प्रशिक्षण आवश्यक है। क्या? व्यवसायिक। विशिष्ट बालकों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण क्या है, आवश्यक है। बुद्धि और सृजनात्मक में कैसा संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मक में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है, क्या होता है, संतुलित होता है। पिछड़े बालक की विशेषता है सीखने में धीमी गति। दोस्तों जो पिछड़ा है उसमें गति कम होगी ही। बिने साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1905 में। बिने साइमन प्रणाली के जन्मदाता बिने साइमन साहब। बिने साइमन प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1905 में। बिने साइमन स्केल 1908 का अंतर्गत, बिने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्षों तक के बालक को परीक्षण के लिए रखा गया था? 13 वर्ष के बालक को। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानदंड में किया गया? मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानदंड में किया गया? बिने साइमन मापनी में, बिने साइमन प्रयोग में 1908 में। बिने साइमन मापनी 1908 में, लेकिन बिने साइमन प्रणाली कब आया? 1905 में। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुतत्व, बुद्धि का बहुतत्व किसने दिया? थॉर्नर साहब ने। और बुद्धि का एक तत्व, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत। बिने साहब ने। और बहुत बुद्धि का द्वितंत्र या द्वितत्व या त्रितत्व स्पीयरमैन ने दोस्तों। तो बुद्धि का समूह प्रतिकारक सिद्धांत, समूह कारक या समूह प्रतिकारक सिद्धांत थर्स्टन साहब ने। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत आएगा दोस्तों, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने। स्पीयरमैन बुद्धि के कितने तत्व माने हैं? 2 तत्व। बुद्धि का 2 तत्व कौन माने हैं? स्पीयर साहब, स्पीयरमैन साहब। किस सिद्धांत के आधार पर रॉस ने बुद्धि को जन्मदाता कहा गया? किस सिद्धांत के आधार पर रॉस को बुद्धि का जन्मदाता कहा जाता? एक तत्व सिद्धांत का। सर्वाधिक सर्वाधिक बुद्धि, बुद्धि सर्वाधिक चिंतन है, किसका कथन है? बुद्धि क्या है? सर्वाधिक चिंतन है। किसका कथन है? स्पीयरमैन का। वट तथा बर्मन के अनुसार योग्यता के प्रकार कितने हैं? 2। वट तथा बर्मन के अनुसार योग्यता के प्रकार हैं 2। दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे बिने साइमन परीक्षण, वहाँ मैंने टाइपिंग किया 1908 लिखा हुआ था, तो मिस टाइपिंग हो सकता है, उसका प्रयोग ऐसा हुआ होगा। तो बिने साइमन परीक्षण 1905 में आया है दोस्तों, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। बिने साइमन परीक्षण 1905 में आया है। बहुत ऐसे भी टाइपिंग हो सकते हैं, तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे में अच्छाई है वो ग्रहण कीजिएगा। जो ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग में मिस टाइप हो सके, तो मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ गलत हो जाए तो उसको अनदेखा कर दीजिएगा, या मुझे आप सलाह दीजिएगा अच्छे कमेंट डाल के। बिने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? प्रश्नों की संख्या 1905 में 30 थी दोस्तों। पिंटनार पेटरसन मापदंड के अंतर्गत कितने परीक्षण हैं? 15। तो दोस्तों ये सब पॉइंट जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, जो कि आप लोग हो सके ऐसा क्वेश्चन बहुत यूट्यूब पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन डालता हूँ कि मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता। कुछ भी हो तुरंत क्वेश्चन हमेशा दिमाग पे अटैक करना चाहिए। पिटनार पेटरसन माप बनाना चाहिए कितने अंक परीक्षण है, तो दोस्तों दिमाग में हमेशा छपना चाहिए कि 15। बुद्धि मापन के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? बुद्धि मापन के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 2 काल में। जॉन डेवी ने बल दिया किस पर? जॉन डेवी ने बल दिया किस पर? चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर।
चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर जॉन डेवी साहब क्या किए? बल दिए हैं। प्रतिभावान छात्रों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभावान छात्रों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? बनिंघम साहब जो थे वो कहा था कि बुद्धि सीखने की क्या है? योग्यता है। कनिंघम होगा दोस्तों, बनिंघम लिखा चला गया, कनिंघम होगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत, दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपको बहुत तत्व सिद्धांत के बारे में तो बताया। एक तत्व सिद्धांत विलियम स्टर्न साहब दिए थे। पीछे मुझे लगता है बोलने में कुछ ये हो मतलब गलतियां हो चुकी होगी, तो दोस्तों उसको सुधार लीजिएगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत विलियम स्टर्न साहब दिए हैं। इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? इंद्रिय ज्ञान द्वारा, दोस्तों अपने मस्तिष्क के ज्ञान द्वारा, इंद्रिय के ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम विलियम वुंट साहब किए थे। केटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 12। केटल साहब व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या 12 बताई है। तो दोस्तों आज का पॉइंट यहाँ खत्म हुआ, और मैं आप लोगों से बस यही फिर गुजारिश करूंगा कि दोस्तों महिला, वृद्ध, शिक्षक, सैनिक और किसान का सम्मान कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, लास्ट में मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ो ऐसे लगे इसी के सहारे जीना है, और जियो ऐसे लगे कल ही मर जाना है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी साहब। तो पढ़ाई को हमेशा बोझ नहीं, बल्कि पढ़ाई को एक ड्यूटी समझ के पढ़ाई करना है। जिस प्रकार आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं किसी और के साथ, उसी प्रकार आप मेहनत कीजिएगा। आप 1 घंटा ही मेहनत कीजिए, लेकिन जम के मेहनत कीजिएगा, ताकि लगे हाँ क्वेश्चन के हाँ ना रे बाबा, अब हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटा लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं डालूंगा आपको मिलते रहेगा। बस इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए। माता पिता हैं तो हमारी दुनिया है, माता पिता नहीं है तो हमारी दुनिया क्या है? वीरान है। दोस्तों जय हिंद, नमस्ते।